हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हंगरी के अंदर अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर आना चाहते हो तो इसमें आप लोग कैसे आओगे, कैसे आपका यहाँ पे क्या फ्यूचर होगा। और ऑलरेडी जो भाई यहाँ हंगरी में मौजूद हैं वो अपनी फैमिली को इन्वाइट कर सकते हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनका क्या फ्यूचर होगा हंगरी में। वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए बात करूँगा। उसके बाद हंगरी का जो नेशनल कार्ड है जिसको मजर नमज़ती कार्य कहते हैं वो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो हाई क्वालिफाइड जॉब्स के ऊपर लोग हंगरी में मौजूद हैं तो वो लोग यूरोपीय यूनियन की पीआर कैसे ले सकते हैं, या जो ईयू ब्लू कार्ड होता है वो उन लोगों को कैसे मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने गाइस अच्छी खासी तैयारी की है। ये प्रॉपर मैंने नोट्स इकट्ठे किए हैं वेबसाइट से लेके और फिज़िकली मुख्तलिफ लॉयर्स के साथ डिस्कस करके मैंने बहुत सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो सबसे पहले आप मैं बात करूँगा गाइज़ ईयू ब्लू कार्ड के हवाले से कि ईयू जो ब्लू कार्ड है ये कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट रखी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँगा इसकी ईयू का जो ब्लू कार्ड है ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हंगरी के अंदर हाई क्वालिफाइड जॉब्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे जॉब टाइटल्स के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं हंगरी में, और उनका जो कोड है जॉब का कोड वो HSCO कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हंगरी के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं हर जॉब का एक कोड होता है, जैसे कनाडा में कोड होते हैं नॉक कोड्स, उसी तरीके से हंगरी में भी कोड होते हैं हर जॉब के। तो HSCO के अकॉर्डिंग आपका जॉब टाइटल या आपका जॉब कोड होना चाहिए, तभी आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर इम्पॉर्टेंट चीज़, ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई करने के लिए आपकी जो सैलरी है वो 7,73,650 फ़ोरेन से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 7,73,649 फ़ोरेंट्स आपकी सैलरी ग्रोस सैलरी होनी चाहिए या इससे अबव होनी चाहिए, तभी आप हंगरी में ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को लेबर मिनिस्ट्री की अटेस्टेशन चाहिए होगी, लेबर मार्केट टेस्ट चाहिए होगा आपको। ये एक ऐसी चीज़ होती है जब आप आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन से जब आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करो तो आपको एक फेडरल मिनिस्ट्री की अटेस्टेशन चाहिए होती है, एक स्टैम्प चाहिए होती है कि आपकी कंपनी ये प्रूव करे कि आपकी कंपनी को आप जिस जॉब टाइटल पे काम कर रहे हो उस जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग बंदा हंगरी से नहीं मिला और उन्होंने इसलिए नॉन यूरोपियन कंट्री से बंदे को यहाँ पे हायर किया, तो उस चीज़ को कहते हैं लेबर मिनिस्ट्री की अटेस्टेशन या फेडरल मिनिस्ट्री की अटेस्टेशन। तो वो ज़रूरी चाहिए होगी आपको। तो जो बंदा ऑलरेडी इतनी हाई जॉब के ऊपर मौजूद होगा उसके लिए ये अटेस्टेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चाहिए होगी आपको। इसके बाद गाइज़ आप लोग अपनी फैमिली को हंगरी में बुला सकते हो अगर आपके पास हंगरी का ईयू ब्लू कार्ड है। आप लोग हंगरी की पीआर अप्लाई कर सकते हो, जो यूरोपीय यूनियन की पीआर होती है 3 या 5 साल के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कल्चरल टेस्ट लाजमी रख दिया गया है। आपको कल्चरल एग्ज़ाम देना होगा जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। अगर कोई भाई अभी ईयू ब्लू कार्ड के ऊपर हंगरी में मौजूद है तो वो 2024 के आखिर तक अपनी पीआर अप्लाई कर सकता है विदाउट कल्चरल एग्ज़ाम के। लेकिन अगर वो अगले साल अप्लाई करेगा तो फिर उसके लिए कल्चरल एग्ज़ाम मस्ट रख दिया गया, क्योंकि कल्चरल एग्ज़ाम अगले साल से चालू हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी की जॉब के ऊपर आपको ये ईयू का ब्लू कार्ड मिला है, उस कंपनी में आपको 1 साल तक काम करना होगा। अगर आप 1 साल से पहले काम छोड़ दोगे तो आपका जो ईयू का ब्लू कार्ड है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ईयू ब्लू कार्ड के हवाले से। अब बताऊंगा मैं आपको कि हंगरी का जो नेशनल कार्ड है जिसको मजर नमज़ती कार्ड भी कहते हैं, या आप इसको हंगरी की एक पीआर भी कह सकते हो। पीआर तो ख्याल नहीं होती, लेकिन ये होता है कि आप हंगरी के अंदर इसके ऊपर स्टे कर सकते हो। तो मजर नमज़ती कार्ड या हंगेरियन कार्ड आप लोगों के लिए कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसकी क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसकी गाइस जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप हंगरी में 3 साल स्टे किए हुए हो और 3 साल के बाद आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है। सेकंड रिक्वायरमेंट ये रखी गई है कि आपके पास कोई एक डिग्री होनी चाहिए इन सेक्टर्स के अंदर। नंबर 1 है कंप्यूटर साइंसेज, इंजीनियरिंग या फिर नेचुरल साइंसेज। ये 3 डिग्रियाँ हैं। इन 3 डिग्री में से किसी भी एक फील्ड के अंदर अगर आपके पास डिग्री है तो आप हंगरी के अंदर हंगरी का जो नेशनल कार्ड है या मजर नामज़दी कार्ड आप उसके लिए एलिजिबल हो, वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को भी लेबर मार्केट की अटेस्टेशन चाहिए होगी, लेबर मार्केट टेस्ट चाहिए होगा आपको, जो कि आपको मिल जाएगा इजीली, ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता। इसके बाद आप लोग अपनी फैमिली को बुला सकते हो। जो लोग हंगरी में हंगरी नेशनल कार्ड के ऊपर यहाँ पे स्टे करेंगे तो वो अपनी फैमिली को इन्वाइट कर सकते हैं। इसके बाद पीआर का क्या सीन होगा। आप लोग अगर यूरोपीय यूनियन की पीआर लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को मज़ीद उस कार्ड के ऊपर 3 साल और हंगरी में स्टे करना होगा। उसके बाद आप लोगों को यूरोपीय यूनियन की पीआर मिल जाएगी।
या आप उसके लिए अप्लाई कर सकोगे। लेकिन उसके लिए आपको कल्चरल एग्ज़ाम मस्ट देना होगा। विदाउट कल्चरल एग्ज़ाम आपको यूरोपियन यूनियन की पीआर नहीं मिलेगी। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि हंगेरियन कार्ड या मेजर नामज़दगी कार्ड या हंगेरियन नेशनल कार्ड के लिए रिक्वायरमेंट रखी गई हैं। अब आ जाता है इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हंगरी का वर्क परमिट, क्योंकि 80 to 90% लोग तो वही हैं जो कि हंगरी के अंदर वर्क परमिट के ऊपर रह रहे हैं। बाकी ईयू का ब्लू कार्ड के ऊपर या जो लोग रहते हैं उनकी रेशो तो बहुत कम है। तो हंगरी के वर्क परमिट के ऊपर अब क्या सीन रखा गया है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है या इसका क्या फ्यूचर है। सबसे पहली बात तो ये कि आप हंगरी के अंदर जो अब नए लोग आएंगे जो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे उनको सिर्फ 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 2 साल का मिलेगा पहले और उसके बाद फिर 1 साल उसको वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन जब वो एक्सटेंड करवाएंगे तो ये एक्सटेंशन की दरख्वास्त नहीं देंगे वो, बल्कि वो नई एप्लीकेशन की दरख्वास्त देंगे। पहले तो ये होता था ना कि आपके पास एक कार्ड होता था हंगरी के अंदर वर्क परमिट या स्टडी परमिट, तो ख़त्म होने वाला होता था तो आप उसकी एक्सटेंशन के लिए अपील करते थे इमिग्रेशन में जाके। लेकिन अब आप एक्सटेंशन के लिए अपील नहीं करोगे, अब आप प्रॉपर एक नई एप्लीकेशन डालोगे इमिग्रेशन में जाके। आप हंगरी के अंदर रहते हो, उस एप्लीकेशन को आप परफॉर्म कर सकते हो या आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन वो एक टोटली नई एप्लीकेशन होगी और आप 3 साल तक हंगरी में स्टे कर सकते हो हंगरी में वर्क परमिट के ऊपर। सेकंड नंबर पे इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री की अटेस्टेशन नहीं चाहिए होगी जब आप इसको रिन्यूअल कराओगे या दोबारा इसको अप्लाई करोगे तो। इसके बाद गाइज़ आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को इस वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते, और जिन भाइयों की फैमिली ऑलरेडी रहती है, क्योंकि अभी तक हंगरी में जो लोग वर्क परमिट के ऊपर रहते थे तो बहुत से लोग अपनी फैमिली को लेके आए हंगरी में। तो जो लोग अपनी फैमिली को लेके आ चुके हैं और जिनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, तो उन लोगों के लिए एडवाइस ये है कि वो अपने उस फैमिली कार्ड को किसी गेनफुल एक्टिविटी में किसी और चीज़ में कन्वर्ट करवा लें। क्योंकि अब जो लोग हंगरी में स्टे किए हुए हैं फैमिली वीज़ा के ऊपर, वो सिर्फ एक मरतबा और इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, उसके बाद वो एक्सटेंशन उनको नहीं मिलेगी। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा के ऊपर रहती हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को सिर्फ मज़ीद एक मरतबा एक्सटेंशन मिलेगी, उसके बाद उनको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो जिन लोगों की फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं उन लोगों के लिए बेहतर यही है कि वो उसको कन्वर्ट कर लें किसी दूसरी गेनफुल एक्टिविटी के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर, क्योंकि उनको एक्सटेंशन सिर्फ एक मरतबा मिलेगी। इसके बाद गाइज़ आप लोग क्या इस वर्क परमिट के ऊपर, सिंपल वर्क परमिट के ऊपर क्या आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं? बहुत से भाइयों का ये क्वेश्चन आ रहा था। परमानेंट परमिट कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड आफ्टर दिस टाइप ऑफ परमिट, यानी कि आप लोग पीआर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप हंगरी में अब वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, या ऑलरेडी अगर आप रहते हो तो भी आप पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद गाइज चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम दिस परमिट टू अनदर परमिट, क्या आप इस वर्क परमिट को किसी दूसरे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो? ये अब बहुत सुनने वाली बात है। वो भाई जो अभी हंगरी में रह रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, वो तो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जो अब नए लोग आएंगे वो इस वर्क परमिट को, जो उनको मिलेगा गेस्ट वर्क वीज़ा या वेंदिक उन फुगला कुस्ततोई वीज़ो, उसको कार्ड को वो हंगरी में किसी भी दूसरे कार्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके पास ये आखिरी साल है, सोच लें जो कुछ भी करना है। अगर आपने वीज़ा चेंज कराना है, आखिरी साल है, आखिरी मौका है। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, या मेरे ख़्याल में ये अगस्त तक टाइम रखा गया, 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक अगर आप करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सकता है जो भी सोचा हुआ उसको इम्प्लीमेंट कर दो आप, क्योंकि अगले साल से आप इसको नहीं चेंज कर सकते। या वो लोग जिन लोगों को अभी नया कार्ड मिलेगा हंगरी में, जो लोग अब आएंगे वो लोग तो इसको बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद गाइज़ वो लोग जो हंगरी में पीआर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड थे, जो लोग फैमिली वीज़ा के ऊपर यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने हंगरी में शादी कर रखी है, या जो भी जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है पीआर के लिए, तो वो लोग जितना जल्दी हो सकता है पीआर अप्लाई कर दें। क्योंकि इस साल में अगर आप पीआर अप्लाई करोगे तो आपको कल्चरल एग्ज़ाम नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप अगले साल अप्लाई करोगे नेक्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को एक कल्चरल एग्ज़ाम भी क्लियर करना होगा। और जितना जल्दी हो सकता है अपनी चीज़ों को लीगलाइज़ करें, प्रॉपर मैनेज करें। यूक्रेन और सर्बिया के जो लोग हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट रखा गया कि वो लोग नेशनल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं हंगरी का। अगर उनके पास अच्छा जॉब टाइटल है तो वो यूक्रेन के जो लोग हैं या जो सर्बिया के लोग हैं वो लोग हंगरी के नेशनल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको हंगरी का नेशनल कार्ड इशू होगा। तो अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों को देनी थी वर्क वीज़ा के हवाले से, हंगरी नेशनल कार्ड के हवाले से या EU ब्लू कार्ड के हवाले से, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके बहुत सी क्वारीज़ के आंसर कर दिए हैं।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में, मैसेंजर पे, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक पे या जीमेल के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल अर्जेंट है, आप लोग मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो, तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करो और मैं ख़ुद आपको कॉल करूँगा। जो भी आपकी क्वारी होगी मैं उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।